सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा ही नमस्ते। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रकल्प नर सेवा ही नारायण सेवा के अंतर्गत रखा गया है। नर सेवा नारायण सेवा के अंतर्गत पिछले 3 मास से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें भोजन वितरण और गरीबों को अन्य प्रकार से सहायता करना। इसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम भी रखा कि आम जनता को, आम लोगों को इसकी जानकारी रहे कि कोविड की आपदा में क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, क्या क्या वो ध्यान रखें। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे मध्य में आज दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध प्रतिष्ठित डॉक्टर अनिल विरधानी जी उपस्थित हैं। आप BL कपूर हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन्स के डायरेक्टर हैं। जब मेरा आपसे बात हुई, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कार्यक्रम की फॉर्मेट निश्चित करते हुए यही हुआ कि कार्यक्रम को प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम रखा रहा है। जर्नल इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास है ही, तो उसी स्थिति को देखते हुए हमने आज का कार्यक्रम यही रखा कि अपने जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया था उसमें जिन लोगों ने प्रश्न किए थे, उन प्रश्नों का उत्तर लें और डॉक्टर साहब उनका जवाब दें। मेरा पहला प्रश्न है कि एक बार जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हो जाता है तो वो पेशेंट को माइल्ड है, सीवियर है या किस प्रकार की उसकी स्थिति है, हॉस्पिटल उसको कितने दिन के अंदर छुट्टी दे देता है? कृपया आप इस प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। ऑक्सीजन नॉर्मल रहे, जब तक उसकी ऑक्सीजन 3 दिन तक लगातार नॉर्मल नहीं रहेगी या 3 दिन तक उसे बुखार ना आए, तभी वो डिस्चार्ज हो सकता है। 3 दिन तक के सिम्प्टोमेटिक पीरियड में तो लगभग जब ऐसा होता है कि ये पेशेंट 7वें से 10वें दिन के बीच में डिस्चार्ज होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। मैं इसमें सीवियर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी 3rd कैटेगरी के सीवियर केसेस हैं, वो जब तक उनकी रिपोर्ट निगेटिव नहीं आ जाती, उनको अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। ये सरकार का नियम है। ये वो सारे पेशेंट हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, डायबिटिक्स हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, इनकी जब तक रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती तब तक उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। और लेकिन बाकी कैटेगरी के पेशेंट्स को जिस दिन वो डिस्चार्ज होते हैं उस दिन से 7 दिन तक और आइसोलेटेड रहेंगे, और डे 1 के सिम्टम से, जिस दिन से उनको सिम्टम्स हुए हैं उस दिन से लेके टोटल 17 डेज तक वो आइसोलेट रहेंगे। और 17वें दिन के बाद यदि माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में थे, उनकी रिपोर्ट की भी दोबारा टेस्ट कराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो 17 दिन के बाद कम्युनिटी में मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है श्री सुरेंद्र जी का। उन्होंने लिखा है कि अभी बात हो रही है घर में आइसोलेशन में रहें, तो यदि घर में आइसोलेशन में रहें तो उस समय क्या क्या मेडिकेशन और क्या क्या प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता रहे? देखिए, यदि वो चीज फिर आएगी कि आप जब माइल्ड कैटेगरी में हैं तभी आपको आइसोलेशन में रह सकते हैं। मॉडरेट और सीरियस कैटेगरी में आपको नहीं आइसोलेटेड में रहना है। तो इसके लिए जो मेडिकेशन वगैरह है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है माइल्ड कैटेगरी में, जिसमें कि फीवर के लिए पैरासीटामोल लेनी है, जुकाम खांसी के लिए जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स होती हैं वो लेनी है। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको लेनी है। और ऑक्सीजन आप चेक कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर बड़ा सिंपल सा है, वो एक बिल्डिंग में एक आप रख लें, आपस में चेक कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई इन्फेक्टेड है तब आप उसको शेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है, मिस्टर जैन है, उनका क्वेश्चन है कि
आज हालात ये है, किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है, उसको अस्पतालों के इतने धक्के खाने पड़ते हैं और अस्पतालों के अंदर इतनी बुरी हालत है, तो इसकी क्या रेमेडी करें? आदमी तो बिल्कुल ऐसी हालत में हो जाता है कि जैसे उसका बहुत बड़ा टॉर्चर हो रहा है। तो क्या वो किसी हॉस्पिटल में चला जाए तो उपयुक्त रहेगा, या कोई कहीं पे कोई ऐसा पैकेज है, या किस हेल्पलाइन से ये हेल्प ली जा सकती है? क्योंकि सरकारी डाटा जो आते हैं और रियलिटी के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। वास्तविक स्थिति, क्योंकि आप इसमें डीपली इन्वॉल्व हैं, तो रियल पोजीशन है कि यार वो व्यक्ति क्या जाए, वो तो बेबस हो जाता रियल देखिए सर, व्यवस्था के ऊपर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। व्यवस्था के ऊपर और राजनीतिक चीज़ों के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वास्तव में बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब हम मुसीबत में फंसते हैं तभी हम इन बातों के लिए सोचते हैं। ग्राउंड रियलिटी वास्तव में बहुत खराब है। हमारे अस्पताल में इस समय 130 पेशेंट हैं और सिचुएशन वास्तव में बहुत खराब है और कहने में अच्छा नहीं लगता। बेड की पोजीशन सिंगल बेड के लिए बहुत कसमस करनी पड़ती है। मतलब बेड खाली नहीं है, क्योंकि 10 दिन से एक बार पेशेंट एडमिट होने के बाद 10 दिन से मिनिमम 10 डेज का है जो पेशेंट ठीक होने में टाइम लेता है। लकीली यदि कोई पेशेंट जल्दी ठीक हो जाते हैं तो बेड खाली हो रहे हैं। और हमारे लिए भी बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, क्योंकि जितने नियर एंड डियर हैं जो अप्रोच करते हैं, हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। एक मिसेज का है, उनका एक प्रश्न है, वो ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा डिफरेंस जो आ रहे हैं लोगों के सजेशन आयुर्वेदा का, तो क्या आप सुनिए, आयुर्वेद की अलग अलग ये काढ़ा पी लो, ये कर लो, वो कर लो, आप आल्दो एलोपैथी से हैं, मुझे नहीं लगता मैं प्रश्न ठीक कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन आप पूरी चीजों को समझते हैं, तो ये जो अलग अलग काढ़ा पी लेना, ये तो नहीं इनके साइड इफेक्ट हो, या इनका क्या प्रभाव हम पर पड़ेगा? विशिष्ट रूप से हल्दी का दूध रात को पीने की ये बहुत ज्यादा परंपरा चल पड़ी। नहीं देखिए, जो हमारी ट्रेडिशनल रेमेडीज हैं उनका अपना फ़ायदा है। आज जुकाम खांसी यदि मुझे भी कभी होती है, कोल्ड होता है, तो मैं भी अदरक की चाय और तुलसी की चाय पीता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो हमारी दादी नानी ने के टाइम से चली आ रही हैं, इनकी अपना विशेष महत्व है। लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जो अब जो आपने काढ़े की बात की, हम ज़्यादातर मरीजों को जो उल्टियाँ हो रही हैं, जो गैस्ट्राइटिस हो रही है, जो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या लेके पी रहे हैं, तो वो सब चीज़ों से साइड इफेक्ट तो आ रहे हैं। लेकिन जो जो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, सिनेमन हो गया, सिनेमन की टी हो गई, चाय की अदरक की चाय हो गई, तुलसी की चाय हो गई, तो ये सब चीज़ें तो बड़ी बहुत ही ट्रेडिशनली अच्छी चीज़ें हैं और जो सब तरह के इन्फ्लुएंजा में काम करती हैं। गले के से नमक के पानी के गरारे करना हो गया, तो इन सब चीज़ों का फायदा है अपनी जगह। एक प्रश्न है, डॉक्टर साहब सुशील मल्होत्रा हैं, उन्होंने कहा, इज देयर एनी 15 डे रिमोट मॉनिटरिंग पैकेज प्रोवाइडेड बाय सम प्राइवेट हॉस्पिटल? हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स ने रिमोट पैकेज प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मैक्स ने दिया है, फोर्टिस ने किया हुआ है। हम लोग भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं सारे कोरोना के पेशेंट्स की। एक और इंदु बहन है, उनका क्वेश्चन है कि आप यदि अकेले में यदि चल रहे हैं या घूम रहे हैं या सैर कर रहे हैं, तो भी क्या मास्क जरूरी है? हाँ, ये चीज़ बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि आप वॉक कर रहे हैं तो वॉक करने में आपके आसपास का 2 मीटर, पीछे की साइड 5 मीटर का यदि गैप है, और यदि आप रनिंग या साइकिलिंग कर रहे हैं तो 10 मीटर का गैप होना चाहिए, क्योंकि आपकी स्पीड के हिसाब से आपकी एयर फ्लो भी रहेगा, और जो एरोसेल है और जो ड्रॉपलेट्स हैं, वो यदि आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उस समय जो आपके, और आप यदि वो पेशेंट इन्फेक्टेड है जो साइकिल चला रहा है या रनिंग कर रहा है, तो उसकी जो सांस में जो वायरस गिर रहा है, उसके आगे चले जाने पे 10-10 मीटर पीछे तक उसका वो आ सकता है। तो वॉक करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इससे अच्छा तो ये है कि हम जो सिंपल मास्क है या कोई भी कपड़ा अपना, जो कॉटन का जो कपड़ा है, जो खादी का कपड़ा है, वो बेस्ट है। इस तरह की सिचुएशन में हम यूज़ करें तो सेफ्टी अच्छी है। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है, वो ये है कि रेगुलर मास्क लगाने से
ये तो कोई साइड इफेक्ट करके नई बीमारी नहीं क्रिएट कर देगा कि रेगुलर मास्क, क्योंकि मास्क बहुत ज्यादा लगाने से भी ऐसी स्थितियां कोई ये ओवर। बहुत बहुत उम्दा सवाल है। N95 मास्क 8 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 8 घंटे के बाद डिस्कार्ड होना चाहिए। और जो N95 की हम लोगों के हॉस्पिटल्स में जो एम्स ने पॉलिसी निकाली है, वो एवरी 5th डे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ कर लिया तो 5 दिन के लिए आप रख देंगे, उसके फिर 5वें दिन फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और एक मास्क को 5 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। सेम चीज़ जो सिंपल सर्जिकल मास्क है, उसे एक बार से दूसरी बार यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब एक प्रश्न है, गौरव जैन है, वो ये कह रहे हैं कि रियलिटी में कोई मेडिसिन निकल भी रही है या अब अगली लाइफ ऐसे ही जीनी पड़ेगी जिंदगी? देखिए, ये तो सब चीज़ें जिस तरह की कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं और जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनका कुछ उसमें अभी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये पेंडेमिक हुआ है, तो स्टडीज चल रही हैं। इसका डेफिनेटली तो बाद में कहा जाएगा। शुरू की कुछ ड्रग्स चल रही हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में दी हुई हैं, लेकिन डेफिनेट किस ड्रग का कितना इफेक्ट है, जब स्टडीज चल रही हैं, इनके रिजल्ट्स आएंगे तभी कह पाएंगे। एक प्रश्न राजीव कपूर जी का है, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है। राजीव कपूर जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। राजीव कपूर जी। ठीक। अभी एक प्रश्न ये वगीश जी। हाँ जी वगीश जी, मैंने अनम्यूट कर दिया, आपका प्रश्न। डॉक्टर साहब नमस्ते आपको। नमस्कार। मैं विश्व हिंदू परिषद दिल्ली का अध्यक्ष भी हूँ और हमारी सामाजिक संस्था है ये। मैं थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा हल्का सा इससे हटके है, वो ये है डॉक्टर साहब, जो लोग कोरोना से ठीक होके आ रहे हैं और आज की वस्तुतः स्थिति क्या है कि वहाँ तो नर्सेज भी उपलब्ध नहीं है, पब्लिक तो छोड़िए, तो क्या आवाज जो आपकी लोग कुछ कट रही है, आवाज आपकी कुछ कट रही है। डॉक्टर साहब अभी आ रही है मेरी आवाज? आप फिर से रिपीट करिए। हाँ बताइए। हाँ आ रही है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर साहब जो लोग ठीक होके आ रहे हैं कोरोना से हाँ जी। और ऐसा मुझे हमें सुनने को मिला है कि उनको कोरोना दोबारा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, तो क्या ये लोग इन हॉस्पिटल्स में या ऐसे स्थानों पे जाके सेवा का काम कर सकते हैं क्या? हाँ, जहाँ तक इस चीज का भी सर डेफिनेट आंसर तो जब सेकेंड पेंडेमिक होगा कभी भी, अनफॉर्चुनेटली, तभी कह सकते हैं। तो इस चीज का जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कितनी स्ट्रेन इसकी अभी तक अंडर स्टडी है। जैसे डेंगू शुरू में आया, डेंगू बाद में डेंगू के 5 वैरायटी निकल के आ गई, जो इंडिया में 3 बहुत कॉमन थी, तो एक आदमी को 3 बार डेंगू हो गया। तो अभी ये कहना 100% श्योरिटी से आप नहीं कह सकते कि इसको दोबारा नहीं होगी, लेकिन चूंकि एक टाइम पे ज्यादातर एक ही तरह का वायरस होता है, तो जो इस समय जिनको हो गया है, यदि वो अपनी लोकेलिटी में है, तो अपनी लोकेलिटी में दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरा मेरा प्रश्न में चले गए, वहां हो सकता है स्ट्रेन दूसरा हो, तो वो आपको इफेक्ट कर सकता है। दूसरा मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब, ये जो ठीक हो जाते हैं, क्या वो अपना ब्लड दे सकते हैं किसी को? देखिए, प्लाज्मा के लिए जो कन्वर्सेंट प्लाज्मा की वो है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो परमिशन दी है, वो आईसीएमआर के अंडर गाइडेंस, जिन्होंने देख तो सही आईसीएमआर की स्टडी में अपने आप को पार्टिसिपेट करने के लिए कंसेंट दी है, उन लोगों को परमिशन दी है, जिसमें कि मैक्स हॉस्पिटल है, हमारे हॉस्पिटल ने, बीएलके ने अभी अप्लाई किया है, कुछ पेशेंट्स ने इंसिस्ट किया था। तो कल ही हमारी डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात हुई थी, उन्होंने द्वारका के भी एक हॉस्पिटल के लिए स्पेशल परमिशन दी है, और कल एक ऑर्डर निकाला है कि जो लोग, क्योंकि जितने भी ऑफ द लेवल ट्रीटमेंट बोलते हैं, इसका कि कोई स्टैंडर्डाइज चीज नहीं है, प्लाज्मा हो गया, डेस्मेवीर हो गया, और एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जो जितनी ड्रग्स हैं, इनका ऑफ द लेवल यूज है। तो सरकार ने ये परमिशन दी है कि यदि आप ऑफ द लेवल यूज करते हैं और आपकी और मरीज के बीच की कंसेंट है कि वो कराना चाहता है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक 2-3 दिन पहले तक ये था, तो वही हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं
जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस में इसको यूज कर रहे हैं, और दूसरा जो भी प्लाज्मा थेरेपी कर रहा है हॉस्पिटल, उसे इसको फ्री करना पड़ेगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न राजीव कपूर जी का है। राजीव कपूर जी, आप बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, सब कैसे हैं? ठीक है सब? आप तो डब्ल्यू से आ गए। हाँ जी, हाँ जी, आ गए। हाँ, सर मेरे को ये बताइए कि डायबिटिक है जैसे, तो उसके लिए कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी चाहिए मेरे को? कुछ डायबिटीज इंसुलिन बेस्ड है? डायबिटीज के लिए बिल्कुल एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए, और पूरी अपनी जी जान लगा के कोशिश करना चाहिए कि भाई हो ना जाए। मतलब घर पे ही रहना चाहिए ज्यादा? हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जितने भी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों के साथ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें मेजॉरिटी में डायबिटिक पेशेंट्स हैं। जी हाँ। अच्छा, तो हमें तो इसके लिए कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई? सबसे खराब बात इसमें एक दूसरी और है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल है कि कंट्रोल नहीं है, जो हाँ जी, हाँ जी। उससे अंतर नहीं हो रहा है। मतलब अच्छा, ये इस भ्रम में ना रहें कि भाई मेरी तो डायबिटीज कंट्रोल है तो मुझे नहीं होगा। जिस तरह की आ रही है, यदि आप डायबिटिक हैं और भले ही आप कंट्रोल है, ये ठीक है क्या, यदि जो लोग अनकंट्रोल्ड है उनको ज्यादा सीरियसनेस होती है और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो वेल कंट्रोल डायबिटिक हैं उनको कोरोना से सीरियस नहीं होगा, ये अपना भ्रम है। इसलिए हर डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। अभी हमारे बीच में सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, वो प्रश्न करना चाहेंगे। सुरेंद्र गुप्ता जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ जी सर, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा, एक तो ऑक्सीजन लेवल के बारे में थोड़ा आप गाइड कर सके कि घर पे जो मॉनिटर करेंगे तो क्या ऑक्सीजन लेवल के ऊपर क्या उसको करना है, और दूसरा विटामिन सी को कंज्यूम करने के बारे में कि नॉर्मल पे जिसको नहीं है वो भी विटामिन सी कंज्यूम कर सकता है क्या? ये विटामिन, पहली बात तो ऑक्सीजन पे आता हूँ। जो कैटेगरी 2 के लिए उन्होंने जो गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी है वो 90% से नीचे की है। हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट्स का 90% से नीचे का ऑक्सीजन आता है तो हमारे लिए इंडिकेशन हो जाता है उसे आईसीयू में रखने का। एक तरफ जो चीज ये चल रही थी कि 90% से नीचे आपको आईसीयू की जरूरत है, ऐसी केस में इतने नीचे तक घर पे वेट करना मेरे लिए एडवाइजेबल नहीं है। हमें अच्छी तरह से 95 की एक गाइडलाइन मतलब अपने लिए रखना चाहिए पर्सनली कि 95 से नीचे है तो हम बिल्कुल अलर्ट हो जाएं और इसको हर 2-2 घंटे पे वॉच करें। बाकी जो भी आपका ट्रीटिंग फिजिशियन है, 95 के नीचे तो अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना की जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को हमें और भी इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको हम करा के ये असेस कर सकते हैं। जैसे साइटोकाइन स्ट्रोम है और चीज़ों को असेस करने के लिए कि हम किसी बहुत सीरियस कंडीशन में तो नहीं जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली चीज़ यही हो रही है कि जो पेशेंट सीरियस रेंज में आने के बावजूद भी अपने आप या जो लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है उनसे एडवाइस करके उसे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, जब बिगड़ जाती है, क्योंकि इस बीमारी में एक बार गाड़ी पटरी से उतर गई तो फिर संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, और फिर सब तरह से मतलब मेहनत से भी, फाइनेंस से भी, क्योंकि फिर जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, जो चीजें हैं, वो थेरेपी बहुत महंगी हो जाती है। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने, चाहे भले ही वो डायबिटिक हैं चाहे किसी एज के हैं, जिन्होंने डे 1 से सावधानी रखना शुरू की है वो पेशेंट मेजॉरिटी में ठीक हो रहे हैं, मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, लेडीज बहुत ब्यूटी कॉन्शियस रहती हैं। एक प्रश्न है मंजू शर्मा का, वो कहती हैं क्या कैन वी गो टू सैलून? तो क्या प्रिकॉशन रखें? देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले जितना स्प्रेड हो रहा था जिन एरिया में जो कि नॉन कोविड एरिया थे, और अब जब से कोविड हॉस्पिटल बन गए हैं तो अब आज की तारीख में कोविड हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कम हो रहे हैं। रीजन केवल एक यही है कि वहां पर एक भय है कि भाई कोविड के मरीज हैं तो सारे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। ये बीमारी इस समय स्प्रेड उन एरिया में हो रही है जहां पर ये आप लेके चल रहे हैं दिमाग में कि यहाँ तो कोविड है ही नहीं। सेम चीज जैसे आईटी हो गया, जो एरिया जैसे आपका सैलून बताया आपने, तो जो क्लोज एरिया हैं जहां पर कि एसी चल रहा है और क्लोज एरिया है,
उसके अंदर आप रहेंगे। अब सैलून में क्योंकि कितने देर के लिए आप उस एक इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो कांटेक्ट, टाइम ऑफ कांटेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप 10 मिनट से ज्यादा उस एरिया में जहां पर की वायरस होने के चांसेस हैं वहां रह रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम चीज सैलून में है कि आप एक जगह पे बैठ के आप करा रहे हैं, और यदि उसी एरिया में कोई दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, मिस्टर गुप्ता है, वो ये कह रहे हैं कि घर के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो यंग है, उनके इंटरेक्शन के अंदर भी क्या हमें गैप रखना चाहिए? क्यों? उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति है, उसको कोरोना है, वो उसको तो झेल सकता है, परंतु वो झेल रहा है, लेकिन उससे कोरोना जो है वो फैमिली के जो वीकर सेक्शन ये जो है जो अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उस केस पे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। सवाल है कि जो यंग जनरेशन है वो तो बाहर जाती है, हाँ, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर जाते नहीं। यदि वो कुछ ऐसी चीज कैरी करके आ जाते हैं, वो तो उसको जो कोरोना की कुछ भी पोजीशन है उसको होल्ड कर सकता है यंग जनरेशन, परंतु उसका जब इंटरेक्शन घर के बुजुर्गों से होता है या छोटे बच्चों से होता है, तो उसके अंदर क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए? हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर। जो बीमारी फैल रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये, जो मैंने शुरू में ही आपको बताने की कोशिश की, कि आप जो एक यंग जब पेशेंट है, यंग मतलब मेंबर है घर का, और वो बाहर कांटेक्ट में आया है किसी के, तो वो 5 दिन तक उसे लक्षण नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, 2.5 दिन के बाद वो कोरोना को फैला सकता है। और हो सकता है कि वो यंग है और अगले 7 दिन तक भी एसिम्प्टोमेटिक रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ऐसे बहुत से पेशेंट मेरे हैं जो कि सीनियर एज ग्रुप के हैं, जिनको कोरोना हो गया और उनके आसपास किसी को कोरोना नहीं हुआ है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अपने मोहल्ले में भी ऐसे बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें कोरोना हुआ है और घर में किसी को नहीं हुआ। तो उसका रीजन वही है कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, और वही सबसे बड़ी हाई रिस्की बात है घर के बुजुर्गों के लिए। तो बाहर से आके आप अपने आप को, जब भी बाहर से घर में आ रहे हैं, आप पहले, अब मैं हॉस्पिटल से लौट के आता हूँ तो सीधा दरवाजा भी, एक तो मैं हॉस्पिटल में ही सारा काम करके आता हूँ अपने आप को डिसइंफेक्ट, उसके बावजूद भी गेट से लेके घर के वॉशरूम तक जाने तक कोई एरिया अपने हाथ से टच नहीं करता। सीधा वॉशरूम में जाके पूरा नहाता हूँ, उसके बाद किसी और काम में लगता हूँ। तो ऐसे ही, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कोविड एरिया से आ रहा हूँ, लेकिन इस समय चूंकि कम्युनिटी में इतना ज्यादा फैल रहा है, तो हर किसी को इस मान के चलना पड़ेगा कि आज जब मैं घर से लौट के आ रहा हूँ तो शायद हो सकता है किसी ना किसी कोविड पेशेंट के टच में रहा हूँ, कोविड इन्फेक्टेड। तो आपको पूरी प्रिकॉशन लेनी है। अपने बुजुर्गों से वो विश करने जाना है या किसी भी बात के लिए जाना, उससे पहले आप नहाएं धोएं, और हमेशा घर में भी मास्क यूज करें तो कोई बुराई नहीं है उनके पास जाते समय। ठीक ठीक। क्योंकि आज आप जा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि 3 दिन के बाद जब तक कोरोना होगा तब तक तो आप इनको इन्फेक्शन दे चुके होंगे। बुजुर्ग लोगों से टच में जाते, के पास जाते समय यदि आप वो सारे प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो अच्छा है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मिसेस सहगल का है, वो कहने लगे 2-2.5 महीने हो गए घर में मेड आती नहीं और हम तो हो गए परेशान। मेड को घर में एंट्री के लिए क्या प्रिकॉशन रख के हम कर सकते हैं कि वो घर पे आए और हमारा बचाव हो जाए? इसी के साथ एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है कि जैसे बेबी सीटर है, तो वो बोलते हैं कि बेबी सीटर हमारे घर पे आती थी, परंतु अब उसको नहीं आने दे पा रहे क्योंकि उसको आके रोज जाना पड़ता है। तो क्या ऐसी कोई प्रैक्टिकल सलूशन हो सकता है कि देखिए, बेड भी? इसमें तो मैं यही कहूंगा कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं, यदि गवर्नमेंट परमिट करती है, और यदि आरडब्ल्यू को उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यू डिसाइड कर, तो उन्हें डिसाइड करना है। हर जगह पर्सनल प्रिकॉशन वही हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन वही हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ पेशेंट से बात कराइए, तो वो फोन लेके जाते हैं। मेरे कहते कहते भी 2 लोग उनके बच्चे बगल में खड़े होंगे और वो 3 लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं, आपस में कोई मास्क नहीं लगाए होते हैं। एक को कोरोना के सिम्टम है, 2 को नहीं है, और वहीं से बात कर रहे होते हैं वो उस फोन से। जो लोग इंटेलिजेंट है, समझते हैं, वो इमीडिएटली कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेते हैं और वो अलग अलग रूम से बात कर रहे होते हैं। सेम चीज है, यदि मेड आ रही है तो मेड को भी घर में आने से पहले हाथ पैर धोने हैं,
मास्क लगा के रखना है। यदि मास्क लगा के रहती है और हाथ प्रॉपरली धोती है तो इतने में ही बहुत चीज है कि बचाव हो सकता है। और दूसरी चीज, यदि लक्षण नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब और इसमें थोड़ी सी बात यह है कि हमें हर किसी को थोड़ी ईमानदारी रखना पड़ेगी कि भाई यदि मुझे जुकाम खांसी हो गई, कुछ हल्का सा भी लक्षण आया है, तो मैं अपने आप को इमीडिएटली आइसोलेट करूं बाकी फैमिली मेंबर से। हमारे यहाँ पारिवारिक इतनी वो रहती हैं कि भाई एक दूसरे के लिए इंटीमेसी है, सोशल बाउंडिंग है, इमोशनल बाउंडिंग है। तो बहुत से लोग तो कहते हैं उसको हो गया तो क्या मुझे भी हो जाएगा। या पति पत्नी है, एक दूसरे के लिए नहीं अलग नहीं रहना चाहते उस समय कि भाई दोनों को हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों अलग आइसोलेट हो जाएंगे। तो वो चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि गॉड नोस कौन सीरियस होगा, हर किसी की इम्यूनिटी सिस्टम अलग है। तो जो लोग जितना बच के रहें उतना अच्छा है। कौन सीरियस होगा ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि कोई नहीं होगा या होगा। डॉक्टर साहब अगला प्रश्न है मिस्टर अनिल साहनी का। अनिल साहनी जी प्लीज बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर साहब दो चीजें। आपका फोटो साफ नहीं आ रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ धुंधला है स्क्रीन में मेरा। सुबह मैं आपको DMS में मिला था डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग करी थी मैंने आपको। हाँ डॉक्टर साहब दो चीजें हैं, एक है विटामिन C और ये जो विटामिन D3 है। हाँ, गुप्ता जी ने विटामिन सी का पूछा था। हाँ, तो ये नॉर्मल पेशेंट ले सकते हैं दोनों चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए, विटामिन सी का कई बार कंट्रोवर्सी भी रही है उसके लिए, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। तो लेकिन जो इस समय यदि लेना चाहते हैं तो 500 mg ट्वाइस इन ए डे। ओके। 1000 mg का रिकमेंडेशन है। ओके। 500 mg की एक गोली आती है। जैसे हम 5 mg की मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि चूंकि वो मैक्सिमम टैबलेट चूएबल आती हैं और बहुत खट्टी होती हैं, तो मरीज जब चूस के उनको लेता है तो उसी से खराश हो जाती है। तो बड़ा वहम हो जाता है कि भैया ये कोविड हो रहा है कि विटामिन सी का इफेक्ट है। तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप विटामिन सी की जो टैबलेट्स आती हैं जो नॉन च्यूएबल हैं उनको लें, अदरवाइज वो गले में खट्टापन। नहीं, आपकी बात बिल्कुल। आवाज कट गई। हाँ नहीं सर, डॉक्टर साहब वही केयर जो खाने वाली है डॉक्टर साहब, जो सेलिन 500 है वो लिया हमने। सेलिन 500 ठीक है। हाँ, बट डॉक्टर साहब हम एक टैबलेट ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दो लेने की जरूरत तो नहीं? क्या कह रहे हैं आप? सिंगल टैबलेट ले रहे हैं, दैट विल बी सफिशिएंट 500 mg की? देखिए, ये तो सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। ओके। ये नहीं है कि यदि आप विटामिन सी ले रहे हैं तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ये सपोर्टिव है बस। इन्फेक्शन की नहीं, जैसे आप सर कह रहे हैं ना 1000 हाँ जी। और व्हाट अबाउट D3 सर, वंस इन अ वीक? विटामिन D3 का कभी भी इंजेक्शन ना लगवाएं, क्योंकि जो लोग इंजेक्शन लगवा रहे हैं उसी में टॉक्सिसिटी होती है। आप विटामिन डी की एक टैबलेट महीने में एक बार खा सकते हैं, जो कि 60,000 वाली होती है। और जो कैल्शियम टैबलेट होती है, तो 45 ईयर से ऊपर की लेडीज हैं वो एक टैबलेट कैल्शियम की यदि लेंगी, उसमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की उसमें है। क्योंकि विटामिन ई ऐसी हैं जो कि वाटर सोल्यूबल विटामिन नहीं है, इनकी टॉक्सिसिटी भी होती है। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा जी, नमस्कार। और कोई क्वेश्चन हो? मेरे पास अभी कोई हाथ खड़ा नहीं है। तो आज की मीटिंग में आलोक जी आप हैं? आलोक जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। अभी तो दिख रहे थे सर। हाँ, अभी दिख रहे थे, अनम्यूट भी किया हुआ था। आलोक जी, एक्चुअली डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब क्वेश्चन किसी और का, ये मेरे पास एक क्वेश्चन और एक तो आया है। बताइए ना प्लीज। ये प्रदीप हीरा जी, आपको अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी प्रदीप जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जब बाहर से हम सामान लेके आते हैं उसमें कैसी प्रिकॉशन करनी पड़ेगी? सैनिटाइज तो करते हैं, पर फिर भी उसमें सब्जियों को कितना वो कर सकेंगे, ये सब? बड़ा वैसा सवाल पूछ दिया आपने, घर में रोज झगड़ा हो जाता है इस बात पे मेरा। जी, मैंने घर में सब्जियां लेके आते हैं, सब्जियां मैंने खराब कर ली। देखिए ऐसा है कि जितने भी
सब्जी वगैरह का जो भी चीजें इन्फेक्शन तो उनसे हो सकता है। जो सब्जियों को छिलके वाली सब्जियां हैं जिन्हें आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि 20 सेकेंड का टाइम है। तो आपने मान लो सर्फ भी ले लिया और उसमें डिप किया, जैसे खीरा हो गया, इस तरह की चीजें हैं, तरबूजा है, खरबूजा है, क्योंकि उसमें तो यदि साबुन लग भी रह जाता है, क्योंकि आपको छिलका हटा के करना ही है, तो उनको तो आप सीधा सीधा डिप कर दीजिए और 20 सेकंड के बाद बाहर निकाल के पानी में वॉश कर दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि आपके हाथ में से यदि वायरस खत्म हो रहा है तो वहां से भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, ऐसी चीजें जिनको भी आप नहीं वॉश कर सकते, मतलब सोप वगैरह में नहीं कर सकते हैं, उनको आप ल्यूक वार्म वाटर में कुछ देर के लिए लेके बाहर निकाल दें। लेकिन धनिया हो गया और ये पालक वाला के वो खराब हो जाते हैं। इस चक्कर में बीवी से बहुत डांट पड़ चुकी है मेरी। डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न है प्रशांत दत्ता जी का। प्रशांत हाँ जी जी सर, बताइए दत्ता साहब। कैसे हैं आप? हाँ जी सर, नमस्कार, बताइए। है कि अभी ये चीज तो clear है कि वल्नरेबिलिटी है। आवाज सर बीच में कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर ये माइक में। हम सब वल्नरेबल है इस इन्फेक्शन के लिए। अब हाँ यदि जी। इन केस ऑफ वॉर और पैंडेमिक, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। तो एक अपने जैसे RWA के अंदर अगर हम कोई सेंटर ऐसा सेटअप करना चाहे 3-4 लोगों को, माइल्ड टू मॉडरेट लोगों को ऑक्सीजन की या थोड़ी व्यवस्था देने के लिए, तो उसमें हमें आपकी क्या गाइडलाइन या सजेशन मिल सकता है कि हम कोई ऐसा व्यवस्था करें जहाँ 4 बेड लगा दें और जब तक पेशेंट का एडमिशन की व्यवस्था ना हो 4 घंटे 5 घंटे उसको हम बेसिक ऑक्सीजन और बेसिक प्राइमरी केयर हम दे पाए। नहीं सर, उसमें फिर इशू वही रहेगा कि क्रॉस इन्फेक्शन का और स्प्रेड का। अब आप देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जब जो कोविड एरिया बने हैं, हॉस्पिटल ने इसमें दीवार बना दी है, मतलब एग्जैक्टली दीवार बन गई है, टेम्परेरी वॉल बना दी है कि आप चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे नर्स हैं, चाहे आप अस्पताल के मालिक हैं, आप उसको क्रॉस कर नहीं सकते। एंट्री अलग से है, एग्जिट अलग से है। यदि हम एक बार अंदर कोई भी जो बंदा जा रहा है देखने के लिए, वो कोई चीज भूल गया, तो आपने जैसे वॉल्व टाइप का समझ लो, आप दरवाजे से बाहर आ गए, आप तो दरवाजे के अंदर नहीं हो सकते। आपका एक तरफ डायरेक्शन है, एक तरफ से घुस रहे हैं, दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। तो हम इस तरह की चीजें आइसोलेट कर पाएंगे, कौन लोग उनको असिस्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको देखना पड़ेंगी। पूरा 100% PPE चाहिए, पूरा एक जो ऑक्सीजन मास्क है वो आपको हर बार नया चाहिए, हर सिस्टम नया चाहिए। जो 4 घंटे या 5 घंटे एक एडमिशन में व्यक्ति को, अगर आप समझिए कि हमने ऑक्सीजन लेवल देख लिया 90 पे ड्रॉप हो गया, 85 पे ड्रॉप हो गया है, और जो 4 घंटे उस व्यक्ति को एडमिशन प्रोसेस में वेटिंग पीरियड है, उसमें क्या कर सकते हैं? हाँ, तो उसमें उस टाइम में आप ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें वही है ना कि आपको फिर, जो मेरा सजेशन ये है कि मल्टीपल मास्क रखना पड़ेंगे, हर बार एक मास्क आपको सेपरेट देना पड़ेगा। सिलेंडर तो कोई नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सिलेंडर जो टच करेंगे वो सब चीजें सब इन्फेक्टेड हो जाएंगी। तो वो उस चीज को हम सारा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो पूरा सिस्टम है। अब दूसरी चीज, जैसे कल का ही जो ऑर्डर आया है उसमें तो उन्होंने 10 बेड से लेके 49 बेड तक के हॉस्पिटल को सबको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। समझ में नहीं आ रही कि इस समय तो ये है कि नॉन कोविड पेशेंट कहाँ जाएंगे। ठीक बात, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोविड हो गया तो नॉन कोविड पेशेंट आना बंद हो जाएंगे। समस्या सारी, क्योंकि कल से जो ऑर्डर आया है उसमें तो 10 बेड से लेके 45, 50, 49 बेड तक के सारे हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हो गए। तो अब जब यदि आसपास के अपने जो छोटे छोटे नर्सिंग होम्स हैं वहां पे कोविड पेशेंट वो लेना एक्सेप्ट कर देंगे, तो कम्युनिटी की प्रॉब्लम वैसे ही बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वो कम से कम कुछ तो सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन ये है कि हाँ, थोड़ा बहुत इंडिविजुअल लेवल पे रखा जा सकता कुछ टाइम के लिए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम लिया। मैं आलोक गुप्ता जी से कहूंगा कि धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का भी, जो आलोक। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति,
आपः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः